नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही दिलचस्प शख्सियत के बारे में, रविंद्रनाथ टैगोर। और हमारा विषय है राष्ट्रवाद पर उनके विचार, जो काफी जटिल थे और कह सकते हैं कि काफी महत्वपूर्ण भी। ये एक ऐसा विषय है जो आज की दुनिया को समझने के लिए तो जरूरी है ही, पर अगर कोई सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है, खासकर बीपीएससी या यूपीएससी मेंस, तो उनके लिए तो ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब देखिए, यहीं पर एक बहुत बड़ा पैराडॉक्स, एक विरोधाभास सामने आता है। सोचिए, एक इंसान जिसने दो देशों को, भारत और बांग्लादेश को, उनके राष्ट्रगान दिए, वही इंसान राष्ट्रवाद का, नेशनलिज्म का सबसे बड़ा आलोचक कैसे हो सकता है? आखिर वो राष्ट्र राज्य के आइडिया को लेकर इतने स्केप्टिकल, इतने सशंकित क्यों थे? चलिए आज इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो आज की हमारी चर्चा का फ्लो कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम इस प्रतीक और विरोधाभास को समझेंगे, फिर राष्ट्रवाद पर उनकी तीखी आलोचना पर बात करेंगे, इसके बाद देखेंगे उनका अंतर्राष्ट्रीयतावाद का विजन क्या था, और आखिर में आज के दौर में उनके विचार कितने रेलेवेंट हैं, इस पर भी एक नजर डालेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं पहले हिस्से से। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि हम जिस शख्स की बात कर रहे हैं, रविंद्रनाथ टैगोर, वो आखिर थे कौन और उनका कद कितना बड़ा था। देखिए, टैगोर को सिर्फ एक कवि के तौर पर देखना, ये उनके साथ नाइंसाफी होगी। वो एक सच्चे पॉलीमैथ थे, कवि, दार्शनिक, शिक्षाविद, और जैसा कि हम जानते हैं, भारत और बांग्लादेश दोनों देशों के राष्ट्रगान के रचयिता भी। उनका जो प्रभाव था वो साहित्य और कला की सीमाओं से कहीं ज्यादा बड़ा था, और यही बात उन्हें एक नेशनल आइकन बनाती है। और फिर आया साल 1913। ये एक ऐतिहासिक साल था। उन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला, गीतांजलि के लिए, और वो ये सम्मान पाने वाले पहले नॉन यूरोपियन बने। सोचिए, गीतांजलि के जरिए उन्होंने भारतीय सोच और दर्शन को दुनिया के मंच पर रख दिया, और इसी के साथ वो एक ग्लोबल फिगर बन गए। तो यहां तक तो हमने उनके कद को समझा। अब आते हैं मुद्दे की बात पर। इतनी बड़ी ग्लोबल हस्ती होने के बावजूद टैगोर राष्ट्रवाद के, नेशनलिज्म के बहुत बड़े क्रिटिक थे, खासतौर पर उस वेस्टर्न नेशनलिज्म के जो यूरोपियन मॉडल पर आधारित था। उन्हें लगता था कि ये आक्रामक हैं, विस्तारवादी हैं, और कुल मिलाकर ये पूरी मानवता के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। तो सवाल उठता है कि टैगोर राष्ट्रवाद को देखते कैसे थे? उनकी परिभाषा क्या थी? देखिए, उनके लिए नेशनलिज्म कोई कल्चरल या स्पिरिचुअल चीज नहीं थी। नहीं, वो इसे लोगों का एक राजनीतिक और आर्थिक संगठन कहते थे, जिसका मकसद मैकेनिकल होता है, एक मशीन की तरह, जो लोगों को एक साथ तो लाती है, पर अक्सर अपने लालच और स्वार्थ के लिए। टैगोर को लगता था कि पश्चिम से आया ये नेशनलिज्म का मॉडल जो है, वो बाय डिफॉल्ट आक्रामक है। इसकी फितरत में ही है लालच और स्वार्थ। ये साम्राज्यवाद, इंपीरियलिज्म और फैशिज्म को बढ़ावा देता है। क्यों? क्योंकि ये पश्चिमी मटीरियलिस्टिक वैल्यूज पर टिका है, जो हमारे पूर्वी आध्यात्मिक मूल्यों से बिल्कुल अलग हैं, उनसे टकराते हैं। और मजे की बात यह है कि इस पॉइंट पर टैगोर और गांधी के विचार काफी मिलते जुलते हैं। दोनों ही वेस्टर्न सिविलाइजेशन के मटीरियलिज्म के खिलाफ थे। ये जो आइडिया है, इसे हम यहां देख सकते हैं। टैगोर का मानना था कि जब आक्रामक राष्ट्रवाद, अग्रेसिव नेशनलिज्म सिर उठाता है, तो वो प्यार और सहयोग जैसे जो हमारे ह्यूमन क्वालिटीज हैं, उन्हें खत्म कर देता है, और इंसानियत को स्वार्थी और नैरो माइंडेड, संकीर्ण सोच वाला बना देता है। ठीक है, तो अगर टैगोर राष्ट्रवाद के इतने खिलाफ थे, तो फिर सॉल्यूशन क्या था? उनका अल्टरनेटिव क्या था? उनका जवाब था इंटरनेशनलिज्म, अंतर्राष्ट्रीयतावाद। एक ऐसी दुनिया का विजन जहां कोई सीमाएं ना हो, एक ऐसी सोच जो पूरी मानवता को एक साथ देखे। और ये जो उनका दर्शन था, वो कहीं बाहर से नहीं आया था। ये हमारी अपनी प्राचीन भारतीय सोच वसुधैव कुटुंबकम पर आधारित था, यानी द वर्ल्ड इज वन फैमिली, पूरी दुनिया एक परिवार है। यही टैगोर के अंतर्राष्ट्रीयतावाद का कोर आइडिया था। तो चलिए इन दोनों आइडियाज को साइड बाय साइड रखकर देखते हैं, फर्क साफ समझ आएगा। एक तरफ है आक्रामक राष्ट्रवाद, जो स्वार्थी है, संकीर्ण है, और इसका अंत हमेशा संघर्ष में होता है। वहीं दूसरी तरफ है टैगोर का मानवतावादी अंतर्राष्ट्रीयतावाद, जो कोऑपरेटिव है, यूनिवर्सल है, जो विश्व बंधुत्व की बात करता है। एक आध्यात्मिकता को खत्म करता है और दूसरा प्रेम और मानवता पर आधारित है। जमीन आसमान का फर्क है। और सबसे बड़ी बात यह है कि टैगोर सिर्फ बातें नहीं करते थे, वो अपने विजन को जमीन पर भी उतारते थे। इसी सोच को साकार करने के लिए उन्होंने 1921 में विश्व भारती यूनिवर्सिटी की स्थापना की। ये कोई आम यूनिवर्सिटी नहीं थी, ये एक ऐसी जगह थी जहां पूरी दुनिया से लोग आएं और कल्चर और नॉलेज का एक्सचेंज करें। विश्व भारती का लक्ष्य बिल्कुल साफ था। पहला, ग्लोबल ह्यूमैनिज्म को प्रमोट करना, दूसरा, विश्व बंधुत्व की भावना को फॉस्टर करना, और तीसरा, जो शायद सबसे जरूरी था,
पूरब और पश्चिम की सभ्यताओं के बीच एक ब्रिज, एक सिंथेसिस बनाना, ताकि दोनों एक दूसरे से सीखे, एक दूसरे को समझें। तो अब हम आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। टैगोर के ये विचार 100 साल से भी ज्यादा पुराने हैं। क्या आज की दुनिया में ये रेलेवेंट है? और इसका जवाब है हाँ, शायद आज ये पहले से भी कहीं ज्यादा रेलेवेंट है। आज की दुनिया को देखिए, क्या हो रहा है। जगह जगह बेवजह के क्षेत्रीय युद्ध चल रहे हैं, ट्रेड कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, ग्लोबलाइजेशन की अपनी चुनौतियां हैं, और सबसे बढ़कर एग्रेसिव नेशनलिज्म का जो उभार हम देख रहे हैं। इन सारी समस्याओं के बीच टैगोर के विचार हमें एक रास्ता दिखाते हैं, एक फ्रेमवर्क देते हैं। उनका अंतर्राष्ट्रीयतावाद हमें याद दिलाता है कि आपसी सहयोग और समझ के बिना इन चैलेंजेस का कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं निकल सकता। तो आखिर में एक सवाल, एक विचार जो हम सबको सोचना चाहिए, खासकर जो लोग सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं। आज जब पूरी दुनिया अलग अलग तरह के संघर्षों में उलझी हुई है, क्या टैगोर का यूनिवर्सल ह्यूमनिज्म का विजन ही वो सॉल्यूशन है जिसे हम अब तक नजरअंदाज करते आ रहे हैं? क्या ये वाकई ग्लोबल प्रॉब्लम्स को हल करने के लिए एक प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क हो सकता है? सोचिएगा जरूर। सोचकर देखिए, क्या एक कवि, एक पोएट पूरे देश की शिक्षा प्रणाली का भविष्य तय कर सकता है? सुनने में शायद अजीब लगे, लेकिन रविंद्रनाथ टैगोर के मामले में इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल। आज हम इसी बात को समझेंगे कि एक सदी पहले टैगोर ने जो क्रांतिकारी बातें कही थीं, वो आज बीपीएससी और यूपीएससी मेंस की तैयारी करने वालों के लिए इतनी महत्वपूर्ण, इतनी रेलेवेंट क्यों हैं। ये जो आप स्क्रीन पर पढ़ रहे हैं ना, ये सिर्फ कोई अकादमिक आलोचना नहीं है। ये दिल से निकली एक आवाज थी, एक पुकार थी। टैगोर ने अपनी आंखों से देखा था कि कैसे औपनिवेशिक शिक्षा भारतीयों को, हमारे युवाओं को उनकी अपनी विरासत से, उनकी अपनी जड़ों से दूर कर रही थी। एक ऐसी पीढ़ी तैयार हो रही थी जिसे अपनी ही सभ्यता पर शर्म आने लगी थी। और बस यही दर्द था जिसने उनके वैकल्पिक, क्रांतिकारी दृष्टिकोण को जन्म दिया। तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम टैगोर की औपनिवेशिक आलोचना को समझेंगे, फिर उनका जो विजन था शिक्षा को लेकर, उस पर बात करेंगे। इसके बाद उनके हिसाब से करिकुलम और टीचर का रोल क्या होना चाहिए, ये देखेंगे। और फिर राष्ट्रवाद और अंतर्राष्ट्रीयतावाद पर उनके क्या विचार थे। और आखिर में इन सब की आज के समय में क्या रेलेवेंस है, इस पर चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं पहले पॉइंट से। आखिर समस्या थी क्या? देखिए, टैगोर के लिए ना ये सिर्फ एक खराब सिलेबस या करिकुलम की बात नहीं थी। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा था। ये एक तरह का मनोवैज्ञानिक हमला था जो औपनिवेशिक व्यवस्था के बिल्कुल दिल में बसा हुआ था। यहाँ स्क्रीन पर आप दो अलग अलग दुनियाएं देख सकते हैं। एक तरफ है ब्रिटिश औपनिवेशिक शिक्षा, जहाँ सिर्फ रट्टा मारना, अपनी ही जड़ों से कट जाना और एक घुटन भरा माहौल था। और दूसरी तरफ है टैगोर का सपना, जहाँ शिक्षा का मतलब था प्रकृति से जुड़ना, रचनात्मकता को बढ़ावा देना और बच्चे का एक संपूर्ण समग्र विकास करना। ये सिर्फ एक छोटा मोटा शैक्षणिक बदलाव नहीं था, ये एक पूरी वैचारिक क्रांति थी। लेकिन टैगोर की खासियत ये थी कि वो सिर्फ समस्याएं गिनाने वालों में से नहीं थे। वो एक निर्माता थे, एक विजनरी थे। उन्होंने सिर्फ अंधेरे को कोसा नहीं, उन्होंने एक दिया जलाया। उनकी शिक्षा की जो दृष्टि थी, वो उसी खाली जगह को भरने की एक साहसिक कोशिश थी जिसे औपनिवेशिक व्यवस्था ने पीछे छोड़ दिया था। और यही उनके दर्शन का, उनकी फिलॉसफी का अहम सार है कि शिक्षा का मकसद सिर्फ दिमाग में जानकारी ठूंसना नहीं है, बल्कि एक पूरा इंसान बनाना है। एक ऐसा इंसान जो सोच सके, जो कुछ नया बना सके, जो महसूस कर सके, और सबसे जरूरी, जो अपनी सांस्कृतिक जड़ों से गहराई से जुड़ा हो। यानी बौद्धिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक विकास का एक परफेक्ट संतुलन। तो सवाल उठता है कि ये इतना बड़ा विजन असलियत कैसे बनेगा? इसके लिए टैगोर ने हमें एक 3 चरणीय ब्लूप्रिंट दिया। पहला, स्वतंत्रता, यानी बच्चों को चारदीवारी और सख्त नियमों से आजाद करो ताकि उनकी प्राकृतिक ग्रोथ हो सके। दूसरा, रचनात्मकता, गतिविधियों के जरिए जैसे कला, संगीत, नाटक, उनके अंदर की रचनात्मक शक्ति को जगाओ। और तीसरा, प्रकृति के साथ सामंजस्य, क्लास को, सीखने को किताबों से बाहर ले जाओ, क्योंकि सबसे बेहतरीन सबक पेड़ों के नीचे और खुले आसमान के नीचे ही सीखे जाते हैं। ओके, तो ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है ना? थ्योरी में तो परफेक्ट है, लेकिन प्रैक्टिकल में ये कैसा दिखेगा? टैगोर के आदर्श स्कूल में आखिर पढ़ाया क्या जाएगा और वहां शिक्षक की भूमिका क्या होगी? चलिए देखते हैं। टैगोर का जो पाठ्यक्रम था ना, वो उस जमाने की संकीर्ण विशेषज्ञता के बिल्कुल खिलाफ था। हाँ, इसमें इतिहास और विज्ञान जैसे पारंपरिक विषय तो थे ही, लेकिन इसके साथ साथ कला, संगीत, नाटक, प्रकृति का अध्ययन, इन सबको बराबर का महत्व दिया गया था। ये एक तरह से छात्र के लिए एक संतुलित आहार जैसा था, जो उसके तार्किक मस्तिष्क को भी पोषित करे और उसकी रचनात्मक आत्मा को भी। और असली जादू यहां है, पढ़ाने के तरीके में। टैगोर के लिए चुपचाप क्लास में बैठकर तथ्यों को रटना सीखना था ही नहीं,
सीखने का मतलब था सवाल पूछना, बहस करना और चीजों को खुद अनुभव करना, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस लेना। ज्ञान को जीना था, सिर्फ याद नहीं करना था। और इससे शिक्षक की भूमिका भी पूरी तरह बदल जाती है। देखिए, टैगोर की दुनिया में शिक्षक कोई ज्ञान का फव्वारा नहीं है जो बस ज्ञान बांटता रहे। नहीं, शिक्षक एक माली है, एक गार्डनर, जिसका काम है बच्चों के दिमाग में जिज्ञासा के बीज बोना और उनकी रचनात्मकता को पानी देकर बड़ा करना। उनका काम जवाब देना नहीं है, बल्कि छात्रों को बेहतर सवाल पूछने के लिए प्रेरित करना है। चलिए अब थोड़ा सा जूम आउट करते हैं। टैगोर का जो शिक्षा पर विजन था वो एक बड़े और सच कहूं तो उस वक्त के हिसाब से काफी विवादास्पद विचार से जुड़ा हुआ था, और वो विचार था राष्ट्रवाद का। यहां पर उनके विचार उतने ही क्रांतिकारी हैं जितने शिक्षा पर थे। ये आज के समय के लिए एक बहुत बहुत शक्तिशाली चेतावनी है। टैगोर ने उस संकीर्ण आक्रामक राष्ट्रवाद को सख्ती से खारिज किया जो दूसरे से नफरत पर टिका होता है। उनका साफ मानना था कि इस तरह का अंधा राष्ट्रवाद मानवता को बांटता है, संघर्ष पैदा करता है और हमारी जो एक साझा मानवता है ना, उसे खत्म कर देता है। तो फिर इसका समाधान क्या है? अगर आक्रामक राष्ट्रवाद एक जहर है तो इसका तोड़ क्या है? टैगोर के लिए इसका जवाब था विश्व मानवतावाद, यानी अंतर्राष्ट्रीयतावाद या आध्यात्मिक मानवतावाद। इसको आप ऐसे समझिए, एक ऐसा घर जिसकी दीवारें नहीं बल्कि खिड़कियां हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी जड़ों को छोड़ दें, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब है कि अपनी खिड़कियों को पूरी दुनिया के लिए खुला रखो। जहां से भी अच्छे विचार आ रहे हों उन्हें अपनाओ। ये राष्ट्रीय सीमाओं से ऊपर उठकर पूरी इंसानियत की एकता का जश्न है। और यही टैगोर का शानदार संतुलन है। वो कहते थे कि जड़ें गहरी होनी चाहिए लेकिन शाखाएं दूर तक फैलनी चाहिए। मतलब अपनी संस्कृति में मजबूती से टिके रहो, लेकिन सहयोग के लिए, सीखने के लिए पूरी दुनिया तक अपनी बाहें फैलाओ। देशभक्ति जरूरी है, लेकिन संकीर्णता यानी नैरो माइंडेडनेस बिल्कुल नहीं। तो अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। एक सदी बाद इन सारे विचारों का क्या मतलब है, खासकर उन सब के लिए जो सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं? हमें आज टैगोर को क्यों पढ़ना चाहिए? देखिए, मेंस के नजरिए से ये पॉइंट्स बहुत महत्वपूर्ण हैं। जब आप शिक्षा पर जवाब लिखेंगे तो टैगोर के विचार आपको एक समग्र, बाल केंद्रित नीति का ढांचा देंगे। जब आप राष्ट्रवाद या अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर लिखेंगे तो उनके विचार आपको एक संतुलित, एक सूक्ष्म दृष्टिकोण प्रदान करेंगे। संक्षेप में, टैगोर आपको सिर्फ तथ्य नहीं देते, वो आपको सोचने का एक नया नजरिया, एक विवेक देते हैं। तो आखिर में हम यही कहेंगे कि टैगोर सिर्फ एक कवि नहीं थे, वो एक दूरदर्शी थे जिन्होंने एक बेहतर दुनिया का सपना देखा था। उनके विचार आज भी एक पुल की तरह हैं जो हमें शिक्षा की ठंडी, कठोर मशीनरी से निकालकर मानवता के एक जिंदा खिलते हुए बगीचे तक ले जाते हैं। और इसी सवाल के साथ हम आपको छोड़ जाते हैं। सोचिएगा जरूर, आज की इस दुनिया में जो एक तरफ तो वैश्वीकृत है, आपस में जुड़ी हुई है, लेकिन दूसरी तरफ उतनी ही ध्रुवीकृत, उतनी ही बटी हुई भी है। ऐसी दुनिया में संकीर्ण राष्ट्रवाद के खिलाफ टैगोर की चेतावनी क्या सिर्फ प्रासंगिक है, या फिर हमारे अस्तित्व के लिए, हमारे सर्वाइवल के लिए जरूरी बन गई है? इस पर जरूर विचार कीजिएगा। सोचिए, भारत के महानतम विचारकों में से एक, वो एक आइडियल समाज के बारे में क्या सोचते थे। बीपीएससी और यूपीएससी मेंस की तैयारी करने वालों के लिए रविंद्रनाथ टैगोर के सामाजिक और सांस्कृतिक विचारों को समझना सिर्फ जरूरी नहीं, बल्कि आप कह सकते हैं कि ये बेहद जरूरी है। तो आज हम क्या करने वाले हैं? हम उनके दर्शन को एक ब्लूप्रिंट की तरह समझेंगे, एक ऐसा खाका जो उन्होंने हमारे समाज के लिए तैयार किया था। तो उनकी सोच को समझने के लिए हमने एक बहुत ही क्लियर रास्ता बनाया है। सबसे पहले हम उनके विचारों के एकदम दिल में उतरेंगे, यानी मानववाद। फिर वहां से हम देखेंगे कि उन्होंने अपने समय के समाज को कैसे देखा, उसकी आलोचना कैसे की, और फिर क्यों उनका मानना था कि असली तरक्की की चाबी तो शिक्षा है। इसके बाद हम देखेंगे कि उनकी नज़र से भारत तक ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर कैसे थी। और आखिर में जो सबसे ज़रूरी है, हम ये समझेंगे कि उनकी बातें आज भी इतनी मायने क्यों रखती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, अगर टैगोर को समझना है तो हमें उनके मानववाद यानी ह्यूमनिज्म को समझना होगा। और देखिए, ये सिर्फ उनका कोई एक विचार नहीं है, नहीं, ये वो नींव है, वो फाउंडेशन जिस पर उनकी पूरी की पूरी फिलॉसफी टिकी हुई है। तो सवाल ये है कि टैगोर का ये मानववाद आखिर है क्या? देखिए, ये कोई कॉम्प्लिकेटेड फिलॉसफी नहीं है, ये एक बहुत गहरी आस्था है। आस्था इस बात में कि हर इंसान, चाहे वो कोई भी हो, कहीं से भी हो, वो उस सुप्रीम बीइंग का, उस सर्वशक्तिमान ईश्वर का ही एक अंश है। मतलब हर इंसान के अंदर एक दिव्य चिंगारी है, और इसी वजह से हर एक जिंदगी की अपनी एक गरिमा है, एक सम्मान है। और ये गरिमा जाति, धर्म, पंथ, इन सब बनाई हुई दीवारों से कहीं कहीं ज्यादा ऊंची है। उनके लिए इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं था।
अब जाहिर है ये विचार कहीं हवा में से तो नहीं आए। टैगोर की ये जो ह्यूमैनिस्टिक सोच थी ना, इसके पीछे एक बहुत बड़ी बौद्धिक विरासत थी। उन्होंने उपनिषदों के गहरे ज्ञान से सीखा, बुद्ध की करुणा से प्रेरणा ली और राजा राम मोहन रॉय जैसे समाज सुधारकों के प्रोग्रेसिवनेस से भी बहुत कुछ लिया। उन्होंने इन सभी धाराओं को आप कह सकते हैं कि एक साथ मिलाकर अपना एक यूनिक दर्शन तैयार किया। तो ठीक है, मानववाद की बात तो समझ में आ गई, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि टैगोर ने इस नजरिए का इस्तेमाल कैसे किया। उन्होंने इसका इस्तेमाल सिर्फ अच्छी अच्छी बातें करने के लिए नहीं किया, नहीं, बल्कि उन्होंने इसे एक लेंस की तरह इस्तेमाल किया, अपने समय के समाज की कमियों को, उसकी बीमारियों को पहचानने और उसकी आलोचना करने के लिए। टैगोर को ना हकीकत और आदर्श के बीच एक बहुत बड़ा गैप दिखाई देता था। एक तरफ था उनका अपना समय का समाज। कैसा था वो समाज? जाति, समुदाय, धर्म, इन सब दीवारों में बटा हुआ, बिखरा हुआ एक ऐसा सिस्टम जो पावर पे चलता था, लोगों पे नहीं। और दूसरी तरफ थी उनकी कल्पना, उनका आदर्श समाज। वो कैसा था? वो बराबरी, आजादी और भाईचारे की नींव पर खड़ा था। एक ऐसा समाज जो इंसान को सेंटर में रखता हो और जिसका मकसद कुछ मुट्ठी भर लोगों का नहीं, बल्कि सर्वजन का हित, यानी सबका भला करना हो। और वो अन्याय के खिलाफ बहुत मुखर थे, बहुत वोकल थे। वो हर उस चीज के खिलाफ खड़े हुए जो इंसान को इंसान से बांटती थी, चाहे वो जाति व्यवस्था की गहरी जड़ें हों, या फिर वो शोषण करने वाला पूंजीवाद हो, या फिर अंग्रेजी हुकूमत के नीचे पनप रही वो गुलाम भारती वाली मानसिकता। टैगोर के लिए ये सब कुछ इंसानियत की गरिमा पर एक सीधा हमला था। तो ठीक है, समाज की इतनी सारी समस्याएं तो उन्होंने गिनवा दी, पर इसका समाधान क्या था? उनके हिसाब से इसका हल क्या था? टैगोर के लिए जवाब एकदम साफ था, और वो जवाब था शिक्षा। लेकिन रुकिए, कोई आम शिक्षा नहीं। एजुकेशन को लेकर उनकी जो सोच थी वो उस समय के तौर तरीकों से बिल्कुल अलग, एक तरह से क्रांतिकारी थी। उनकी ये एक लाइन सब कुछ कह देती है। शिक्षा सिर्फ रोजी रोटी के लिए नहीं, बल्कि सर्वांगीण विकास के लिए है। मतलब एजुकेशन का मकसद सिर्फ एक नौकरी पाना नहीं है, नहीं, इसका असली मकसद है इंसान का ओवरऑल डेवलपमेंट, होलिस्टिक डेवलपमेंट, एक ऐसा विकास जो हमारे अंदर की पूरी क्षमता को बाहर लाए। तो उनकी इस एजुकेशनल फिलॉसफी को ना हम 4 सिंपल पॉइंट्स में समझ सकते हैं। नंबर 1, लक्ष्य, सिर्फ नौकरी नहीं बल्कि होलिस्टिक डेवलपमेंट। नंबर 2, माहौल, 4 दीवारों में नहीं बल्कि प्रकृति की गोद में सीखना। नंबर 3, सिलेबस, जिसमें आर्ट्स भी हो, फिलॉसफी भी हो और साइंस भी हो, सबका संगम। और नंबर 4, तरीका, रटा मारने पर जोर नहीं बल्कि क्रिएटिविटी को बढ़ावा देना। और ये सब सिर्फ कागज पर लिखी हुई अच्छी बातें नहीं थीं, उन्होंने इसे हकीकत में कर दिखाया। 1921 में टैगोर ने विश्व भारती की स्थापना की। और ये सिर्फ एक और यूनिवर्सिटी नहीं थी, नहीं, ये उनके सपनों का, उनके आदर्शों का एक जीता जागता सबूत था। एक ऐसी जगह जहां पढ़ाई क्लासरूम की दीवारों से बाहर होती थी, जहां पूरी दुनिया से लोग आकर प्रकृति के साथ मिलकर सीखते थे। लेकिन टैगोर की सोच सिर्फ एक इंसान या सिर्फ भारत की सुधार तक ही सीमित नहीं थी, नहीं, उनका विजन बहुत बड़ा था। उनके विचार एक ऐसी बड़ी योजना का हिस्सा थे जो पूरी दुनिया में एक हार्मनी, एक सामंजस्य बनाना चाहती थी। उस दौर में ना एक अग्रेसिव नेशनलिज्म, एक आक्रामक राष्ट्रवाद की लहर चल रही थी। टैगोर इसके सख्त खिलाफ थे। इसके बदले में उन्होंने बात की अंतर्राष्ट्रीयता की, जिसे हम विश्व बंधुत्व भी कह सकते हैं। उनका मानना था कि इंसानियत तभी आगे बढ़ेगी जब हम पश्चिम के साइंटिफिक तरीकों को पूर्व की आध्यात्मिक गहराई के साथ मिला देंगे। दोनों का बेस्ट हमें लेना होगा। सही मायनों में टैगोर एक विश्व मानवतावादी, एक ग्लोबल ह्यूमनिस्ट थे। उनके लिए सरहदें कोई मायने नहीं रखती थी। वो पूरी मानवता को एक परिवार की तरह देखते थे, एक सिंगल यूनिट। उनका जो मानववाद था वो किसी एक देश की सीमाओं में बंधा हुआ नहीं था, वो पूरी दुनिया के लिए था। तो चलिए अब इन सारी कड़ियों को जोड़ते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि 100 साल से भी ज्यादा पुराने ये विचार आज भी इतने रेलेवेंट, इतने प्रासंगिक क्यों हैं। खासकर जो लोग मेंस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये फ्रेमवर्क बहुत काम का है। टैगोर के विचारों को आप इन 4 स्तंभों पर टिका हुआ देख सकते हैं। पहला, उनका कोर आइडिया, मानववाद। दूसरा, समाज के लिए उनका लक्ष्य, समानता और भाईचारा। तीसरा, इस लक्ष्य तक पहुंचने का औजार, होलिस्टिक एजुकेशन। और चौथा, उनका सबसे बड़ा सपना, अंतर्राष्ट्रीयता यानी विश्व बंधुत्व। और ये सब कुछ हमें आज के समय के एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। सोचिए जरा, आज की दुनिया जो देशों में, धर्मों में, विचारधाराओं में इतनी बटी हुई है, क्या ऐसी दुनिया में टैगोर का ये मानवतावादी ब्लूप्रिंट हमें ज्यादा शांति और सौहार्द की तरफ कोई रास्ता दिखा सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत है।
आज हम सफर करेंगे एक ऐसी शख्सियत की दुनिया में जिन्हें आधुनिक भारत का एक निर्माता कहा जाता है, रविंद्रनाथ टैगोर। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर कैसे उनकी कलम ने सिर्फ साहित्य ही नहीं बल्कि हमारे पूरे समाज और हमारी सोच को एक नई दिशा दी। और हाँ, ये भी समझेंगे कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में उनके विचार इतने अहम क्यों माने जाते हैं। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं 1 साल से, 1913। ये सिर्फ एक तारीख नहीं है, ये एक मील का पत्थर है। सोचिए, ये वो पल था जब पहली बार साहित्य का नोबेल पुरस्कार यूरोप से बाहर किसी एशियाई को मिला, और वो महान हस्ती है रविंद्रनाथ टैगोर। बस इस एक घटना ने भारतीय टैलेंट को दुनिया के नक्शे पर हमेशा के लिए अमर कर दिया। तो आखिर कौन थे टैगोर? उन्हें सिर्फ एक कवि कह देना तो मतलब सूरज को दिया दिखाने जैसा होगा। चलिए उनकी इस असाधारण, इस मल्टीफेसेटेड जीनियस की परतों को एक एक करके खोलते हैं। कवि, उपन्यासकार, शिक्षाविद, चित्रकार, दार्शनिक, संगीतकार, विचारक। ये लिस्ट बस बताती है कि उनकी प्रतिभा कितनी विशाल थी। वो सिर्फ एक इंसान नहीं थे, बल्कि अपने आप में एक पूरी इंस्टीट्यूशन थे, एक ऐसे सच्चे पॉलीमैथ जिनकी क्रिएटिविटी की कोई हद ही नहीं थी। अच्छा, अब बात करते हैं उनके उस काम की जिसने उन्हें पूरी दुनिया में पहचान दिलाई, यानी साहित्य में उनका वो योगदान जिसने एक पूरे युग को बदल दिया। देखिए, एक बात समझनी बहुत जरूरी है। टैगोर ने सिर्फ लिखा नहीं, उन्होंने बांग्ला साहित्य और कला की रूह को, उसकी आत्मा को मॉडर्न बना दिया। उन्होंने किया क्या? उन्होंने पारंपरिक भारतीय सोच को नई यूरोपियन स्टाइल के साथ कुछ इस तरह मिलाया कि लिटरेचर को एक नई एनर्जी, एक नई दिशा ही मिल गई, और इसने आने वाली न जाने कितनी पीढ़ियों को इंस्पायर किया। और उनके कामों का कैनवस तो देखिए कितना बड़ा था। एक तरफ गीतांजलि जैसी अमर कविताएं, तो दूसरी तरफ गोरा और घरे बायरे जैसे जबरदस्त उपन्यास। मतलब हर जॉनर में उन्होंने अपनी एक अलग छाप छोड़ी है। और हाँ, गीतांजलि को तो कैसे भूल सकते हैं, इसी के लिए तो उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। ये आज भी इंडियन लिटरेचर का एक सुनहरा पन्ना है। तो सवाल उठता है कि उनके लिखने के केंद्र में क्या था? वो कौन सी बातें थीं जो बार बार लौट कर आती थीं? आध्यात्मिकता, मानवतावाद, प्रकृति से गहरा लगाव, नैतिक मूल्य और एक यूनिवर्सल धर्म की सोच। ये सारी चीज़ें उनके काम में एक ध्रुव तारे की तरह हमेशा चमकती रहती हैं। उनके लिए इंसानियत सबसे ऊपर थी, किसी भी धर्म, देश या सरहद से कहीं ज्यादा बड़ी। चलिए अब एक ऐसे टॉपिक पर आते हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, खासतौर पर मेंस के आंसर्स के लिए बहुत बहुत जरूरी है। ये टॉपिक है राष्ट्रवाद और मानवतावाद पर टैगोर के बहुत ही गहरे और कॉम्प्लेक्स विचार। देखिए, टैगोर का जो राष्ट्रवाद था ना, वो आज के एग्रेसिव नेशनलिज्म से एकदम अलग था। वो ऐसी देशभक्ति को मानते थे जिसकी जड़ें इंसानों की भलाई में हो, ना कि किसी के विरोध में। उन्होंने हमेशा अपने नेशनलिज्म को इंटरनेशनलिज्म और यूनिवर्सल ह्यूमनिज्म के बड़े आइडिया के साथ बैलेंस किया। यही वजह है कि उनके विचार कई बार महात्मा गांधी जैसे अपने समय के बड़े नेताओं से भी अलग होते थे, खासकर जब बात वेस्टर्न नेशन स्टेट के कॉन्सेप्ट की आती थी। वो तो एक ऐसी दुनिया का सपना देखते थे जहां पूरब और पश्चिम की संस्कृतियों का सबसे अच्छा मेल हो। और अब ये फैक्ट सुनिए, ये उनके विचारों के असर को कितनी खूबसूरती से बताता है। क्या आप जानते हैं कि वो दुनिया के अकेले ऐसे इंसान हैं जिन्होंने 2 देशों के राष्ट्रगान लिखे हैं? जी हां, भारत का जनगण मन और बांग्लादेश का आमार सोनार बांग्ला। ये उनकी यूनिवर्सल अपील का एक जीता जागता सबूत है। तो आखिर में सवाल ये है कि हम उनकी विरासत, उनकी लेगेसी को कैसे समझें? सच तो यह है कि ये सिर्फ भारत की धरोहर नहीं है, ये एक यूनिवर्सल लेगेसी है जो हर सरहद के पार जाती है। अगर इसे समेट कर कहें तो टैगोर ने सिर्फ बांग्ला लिटरेचर को ही नहीं बल्कि पूरे इंडियन लिटरेचर की विरासत पर एक गहरी छाप छोड़ी। उनके विचारों ने तो भारत के स्वतंत्रता संग्राम को भी एक नैतिक दिशा दी। ये कहना गलत नहीं होगा कि उन्होंने मॉडर्न इंडिया की इंटेलेक्चुअल आइडेंटिटी को बनाने में एक बहुत बड़ा, एक डिसाइसिव रोल निभाया। इसीलिए उन्हें सच में एक यूनिवर्सल रिप्रेजेंटेटिव कहा जा सकता है। उनके मशहूर कामों का दुनिया की न जाने कितनी भाषाओं में ट्रांसलेशन हुआ है। सीधी सी बात है, उनकी सोच और उनका काम किसी एक देश या कल्चर की सीमाओं में बंधा ही नहीं था। और ये सब कुछ हमें आज के समय के एक बहुत ही रेलेवेंट सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। आज की दुनिया में जहां राष्ट्रवाद और सीमाएं इतनी मजबूत होती जा रही हैं, हम टैगोर के यूनिवर्सल ह्यूमनिज्म और इंटरनेशनलिज्म के विजन से आखिर क्या सीख सकते हैं? इस पर सोचना आज शायद पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है। चलिए आज एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर गौर करते हैं। क्या भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का कोई ऐसा नायक हो सकता है जिसने कभी औपचारिक रूप से आंदोलन में हिस्सा ही नहीं लिया, लेकिन फिर भी वो उस आंदोलन की आत्मा बन गया? आज हम रविंद्रनाथ टैगोर के इसी अनोखे योगदान को समझेंगे। और हाँ, ये बीपीएससी और यूपीएससी मेंस की तैयारी करने वालों के लिए तो एक बेहद जरूरी टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं।
हाँ, यही तो टैगोर के योगदान की सबसे हैरान करने वाली बात है। एक इतना बड़ा नाम, एक ऐसा व्यक्तित्व जो आंदोलन की फॉर्मल पॉलिटिक्स से हमेशा दूर रहा, लेकिन फिर भी उसके दिल में, उसकी सोच में बसा रहा। सवाल ये उठता है कि आखिर ये मुमकिन कैसे हुआ? आइए इसी गुत्थी को आज सुलझाते हैं। इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। पहले, एक कवि ने कैसे पूरे आंदोलन को गाइड किया। फिर उनकी रचनाएं कैसे देश के लिए सांस्कृतिक प्रतीक बनी। इसके बाद उन्होंने अपनी कलम से सत्ता की आलोचना कैसे की। उनकी सोच राष्ट्रवाद से भी आगे कैसे थी। और आखिर में हम बात करेंगे उनके उस महान त्याग की जिसने इतिहास बना दिया। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं। यहाँ हम ये समझेंगे कि टैगोर की भूमिका एक एक्टिविस्ट की नहीं, बल्कि एक इंटेलेक्चुअल और मॉरल गाइड की थी। मतलब वो सड़कों पर लड़ने वालों में से नहीं, बल्कि लड़ने वालों की सोच बनाने वालों में से थे। ये जो तुलना है ना, ये सब कुछ साफ कर देती है। एक तरफ है वो कार्यकर्ता जो रैलियां करते हैं, पार्टी का हिस्सा बनते हैं, और दूसरी तरफ थे टैगोर, जिनका काम था आंदोलन को एक वैचारिक मजबूती देना। वो उन विचारों की नींव रख रहे थे जिन पर आजादी की पूरी इमारत खड़ी होने वाली थी। कह सकते हैं कि वो सिर्फ पत्तों को नहीं हिला रहे थे, वो जड़ों को सींच रहे थे। वैचारिक आधार, ये फ्रेज याद रखिएगा। अपने मेंस के उत्तर में से इस्तेमाल करना बहुत असरदार साबित हो सकता है। टैगोर ने स्वतंत्रता संग्राम को ठीक यही चीज दी। एक ऐसी सोच, एक ऐसा नैतिक बल जो सिर्फ राजनीतिक आजादी की बात नहीं करता था, बल्कि एक बेहतर और मानवीय समाज का सपना भी देखता था। अच्छा, अब बात करते हैं टैगोर के उन ठोस कामों की जो सिर्फ कला के नमूने नहीं थे, बल्कि एकता और विरोध के पावरफुल सिंबल बन गए। जरा सोचिए, ये सिर्फ कोई गीत या त्योहार नहीं थे, ये अपने आप में राजनीतिक हथियार थे। आमार सोनार बांग्ला ने बंगाल विभाजन के खिलाफ लाखों लोगों को एक आवाज दे दी। उनका रक्षाबंधन का आइडिया उस वक्त हिंदू मुस्लिम एकता का इतना मजबूत प्रतीक बना जिसकी देश को सख्त जरूरत थी। और जनगण मन, वो तो आज भी हमारी पहचान का सबसे बड़ा प्रतीक है। चलिए अब देखते हैं कि कैसे टैगोर ने अपनी कलम को ही अपनी तलवार बना लिया और ब्रिटिश हुकूमत को सीधी चुनौती दी। उनकी कलम में सचमुच एक तलवार की धार थी। अपनी कविताओं, अपने लेखों के जरिए उन्होंने ब्रिटिश सरकार की दमनकारी नीतियों की इतनी तीखी, इतनी मुखर आलोचना की कि पूरे आंदोलन को एक नई बौद्धिक ऊर्जा मिल गई। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। टैगोर की आलोचना सिर्फ अंग्रेजों तक ही सीमित नहीं थी। नहीं, उन्होंने राष्ट्रवादी आंदोलन के अंदर की कुछ बातों पर भी सवाल उठाए। ये पॉइंट समझना बहुत जरूरी है। टैगोर के लिए आजादी का मतलब सिर्फ अंग्रेजों का चले जाना नहीं था। उन्होंने उग्र राष्ट्रवाद, जिसे अति राष्ट्रवाद भी कह सकते हैं, उसका खुलकर विरोध किया। उन्होंने कहा कि हिंसा का रास्ता सही नहीं है। उनकी ये सोच गांधीवादी आंदोलनों के लिए एक मजबूत नैतिक आधार बनी। वो हमेशा कहते थे कि मानवता राष्ट्र से ऊपर है। और अब हम कहानी के उस मोड़ पर आ गए हैं, वो क्लाइमैक्स जिसने ब्रिटिश क्रूरता के खिलाफ टैगोर के स्टैंड को इतिहास में हमेशा के लिए अमर कर दिया। टैगोर के उस बड़े कदम को समझने के लिए हमें पहले उस खौफनाक घटना को याद करना होगा जिसने पूरे देश को अंदर तक हिला कर रख दिया था, जलियांवाला बाग हत्याकांड। जरा सोचिए, उस जमाने में ब्रिटिश सरकार से नाइटहुड का सम्मान मिलना कितनी बड़ी बात थी, और उसे लौटा देना, ये उससे भी कई ज्यादा हिम्मत और साहस का काम था। ये सिर्फ एक टाइटल लौटाना नहीं था, ये ब्रिटिश साम्राज्य को सीधा सीधा ये संदेश देना था कि तुम्हारे जुल्म के बाद तुम्हारा दिया हुआ सम्मान हमारे लिए मिट्टी के बराबर है। और ये लाइन उनके इरादे को पूरी तरह से साफ कर देती है। उन्होंने वो शाही सम्मान ठुकराकर अपने देश के आम लोगों के साथ खड़े होने का फैसला किया। ये अन्याय के खिलाफ आम हिंदुस्तानियों के साथ उनकी एकजुटता का एक अमर प्रतीक बन गया। तो कुल मिलाकर अगर हम सब कुछ समेटें तो कह सकते हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर राष्ट्रीय आंदोलन की अंतरात्मा थे, उसकी नैतिक आवाज थे। वो उस आर्किटेक्ट की तरह थे जिसने शायद खुद इमारत नहीं बनाई, लेकिन उसकी नींव के लिए सबसे मजबूत विचार, मूल्य और प्रतीक दिए। और जाते जाते हम एक सवाल छोड़कर जा रहे हैं जिस पर सोचने की जरूरत है। टैगोर की देशभक्ति का जो आइडिया था, जो मानवता पर आधारित था, वो आज के राष्ट्रवाद के विचारों को किस तरह से चुनौती देता है? ये एक ऐसा सवाल है जो न सिर्फ इतिहास को समझने में मदद करेगा, बल्कि आज के समय में भी बहुत ज्यादा प्रासंगिक है। इस पर विचार जरूर कीजिएगा। जब भी हम भारत के स्वतंत्रता संग्राम की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में अक्सर राजनीतिक नेताओं और बड़े बड़े आंदोलनों की तस्वीरें आती हैं, है ना? लेकिन सोचिए, क्या हो अगर हम कहें कि एक कवि, एक दार्शनिक ने देश की नींव पर कहीं ज्यादा गहरा असर डाला। जी हाँ, आज हम रविंद्रनाथ टैगोर की इसी बहुत ही कॉम्प्लेक्स और मल्टी डायमेंशनल भूमिका को समझने की कोशिश करेंगे, जो सिविल सेवा की तैयारी कर रहे लोगों के लिए एक बेहद जरूरी टॉपिक है।
तो देखिए, सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि टैगोर आखिर थे कौन? क्या वो एक पॉलिटिशियन थे या फिर एक नेशन बिल्डर, मतलब एक राष्ट्र निर्माता? ये सवाल हमें सिर्फ तारीखों और घटनाओं से आगे ले जाकर उनके विचारों की गहराई में उतरने का मौका देता है। तो चलिए, सबसे पहले हम टैगोर को एक पारंपरिक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट की तरह नहीं, बल्कि एक राष्ट्र निर्माता के रूप में समझने की कोशिश करते हैं। वो इंसान जो देश की नींव बिल्कुल जमीनी स्तर से, ग्रासरूट्स लेवल से बनाना चाहता था। देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है कि ये टैगोर सिर्फ एक व्यक्ति नहीं थे, वो अपने आप में एक पूरी संस्था थे। वो एक महान कवि थे, एक उपन्यासकार थे, एक फिलोसोफर थे, एक थिंकर थे और एक बेहतरीन कलाकार भी। और उनकी यही मल्टी टैलेंटेड पर्सनैलिटी हमें समझाती है कि राष्ट्रवाद को लेकर उनका नजरिया इतना अलग और इतना विशाल क्यों था। तो टैगोर के लिए इस राष्ट्र निर्माण का असल मतलब क्या था? उनके लिए इसका मतलब था कि राजनीतिक आज़ादी से पहले लोगों के अंदर की शक्ति को जगाना जरूरी है। वो मानते थे कि असली आज़ादी तो तभी मिलेगी जब समाज और अर्थव्यवस्था के स्तर पर हम आत्मनिर्भर होंगे। अच्छा, ये तो हुई उनके दर्शन की बात। अब जरा देखते हैं कि राजनीतिक आंदोलनों में उनका डायरेक्ट लेकिन बहुत ही न्यूआंस, बहुत ही महीन रोल कैसा था, खास तौर पर स्वदेशी आंदोलन के समय। स्वदेशी आंदोलन वो दौर था जब टैगोर पॉलिटिकली सबसे ज्यादा एक्टिव थे। उन्होंने इसका खुलकर समर्थन किया, लेकिन उनका तरीका एकदम अलग था। वो कल्चर और सिंबल्स के जरिए अपनी बात कहते थे। जैसे उन्होंने अंग्रेजों की बांटने वाली राजनीति के जवाब में हिंदू मुसलमानों को एक करने के लिए रक्षाबंधन दिवस का आइडिया दिया और आमार सोनार बांग्ला जैसा अमर गीत लिखा जो आज बांग्लादेश का राष्ट्रगान है। कमाल है ना? और यहीं पर हमें टैगोर और गांधी जैसे उस दौर के बड़े नेताओं के बीच एक वैचारिक मतभेद साफ दिखाई देता है। जहां मेन स्ट्रीम आंदोलन का पूरा जोर राजनीतिक आज़ादी और बायकॉट पर था, वहीं टैगोर की पहली प्राथमिकता सामाजिक और आर्थिक आत्मनिर्भरता थी। उनके लिए सिर्फ विरोध की राजनीति से कहीं ज्यादा जरूरी था कुछ रचनात्मक काम करना, कुछ बनाना। ये जो एक लाइन है ना, ये उनकी पूरी फिलॉसफी का निचोड़ है। ये साफ बताती है कि क्यों उन्होंने सिर्फ राजनीतिक नारों के बजाय कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम्स यानी रचनात्मक कामों पर इतना जोर दिया। उनके लिए सच्ची आज़ादी की बुनियाद ही इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस थी। तो चलिए अब टैगोर के योगदान के उस हिस्से पर आते हैं जो शायद उनका सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण काम है। ये थी शिक्षा और ग्रामीण विकास के जरिए भारतीय समाज को फिर से बनाने की उनकी दूर की सोच। और उनकी इसी सोच का जीता जागता रूप है विश्व भारती। ये सिर्फ एक स्कूल या यूनिवर्सिटी नहीं थी, बल्कि उस समय की रटी रटाई शिक्षा व्यवस्था के लिए एक क्रांतिकारी जवाब था। यहाँ का मकसद ऐसे लोग तैयार करना था जो दिमाग से भी मजबूत हों और जिनकी नैतिकता भी मजबूत हो। और सिर्फ शिक्षा ही नहीं, उन्होंने गांवों के लिए एक पूरा आत्मनिर्भर इकोनॉमिक मॉडल भी तैयार किया था। उनका फोकस था खेती के तरीकों को बेहतर बनाने पर, पशुपालन को विकसित करने पर और छोटे छोटे लोकल उद्योगों को बढ़ावा देने पर, ताकि ग्रामीण भारत अपने पैरों पर मजबूती से खड़ा हो सके। तो इन सब बातों को अगर हम जोड़कर देखें तो सवाल उठता है कि टैगोर की स्थायी विरासत क्या है? भारत और दुनिया पर उनके विचारों का आज क्या असर है? चलिए समझते हैं। सच पूछिए तो उनकी विरासत आज भी हमारी जिंदगी का हिस्सा है। हमारा राष्ट्रगान जन गण मन उन्हीं की देन है। गीतांजलि के लिए जब उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला तो उसने पूरी दुनिया के सामने भारत का मान बढ़ाया। और शायद सबसे जरूरी बात, उन्होंने हमें एक ऐसे राष्ट्रवाद का विचार दिया जो संकीर्ण नहीं था, बल्कि जो विश्व मानवतावाद यानी पूरी दुनिया की भलाई की बात करता था। अब ये सारी बातें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कितनी जरूरी हैं? देखिए, बीपीएससी जैसी परीक्षाओं में टैगोर की भूमिका पर अक्सर सवाल पूछे जाते हैं और मेंस की परीक्षा में एक दमदार जवाब लिखने के लिए उनकी सोच की इन बारीकियों को समझना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। और आखिर में एक सवाल आपके लिए छोड़कर जा रहा हूं। आज के भारत की चुनौतियों को देखते हुए टैगोर के राष्ट्र निर्माण के विचार, एक आत्मनिर्भर, शिक्षित और सद्भाव वाले समाज का उनका सपना आज कितना प्रासंगिक है, कितना रेलेवेंट है? शायद इस सवाल का जवाब खोजना ही उनके योगदान को सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी।